हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मोहम्मद सैफ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का पॉलिटिकल साइंस के इस वंडरफुल सेशन में। फ्रेंड्स, आज जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक है डीपीएसपी का सेकेंड पार्ट। यानी कि कल जहां तक मैंने आपको डीपीएसपी के बारे में पढ़ा करके छोड़ा था, आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। यानी आज हम आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी के साथ आपको मैं ये समझाने वाला हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चले शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो फौरन गाइस गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप वहां से इंस्टॉल करिए। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद क्या करिए, आप अपना गोल सेलेक्ट करिए, एनटीए यूजीसी नेट गोल को सेलेक्ट करिए। फिर आप देखेंगे वहां पे अनअकैडमी आपको 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का प्लान प्रोवाइड कराती है। और 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का प्लान जो प्रोवाइड कराती है, वो आपसे मैं यही बोलूंगा कि कम से कम आप 12th मंथ या 24 मंथ तक का प्लान लीजिए, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत कम है। आप देख रहे होंगे 6 मंथ का 8,505, ठीक है, और 12th मंथ का 10,395। तो समझदारी किसमें है आप समझ सकते हैं। ठीक है, और 1 मंथ और 3 मंथ में तैयारी तो हो नहीं सकती, आपको मालूम है 1 महीने में कहाँ की तैयारी होगी। लेकिन इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ गैस 12th मंथ या 24 मंथ तक का प्लान लीजिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा पेपर 1 आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं और पेपर 2 भी आप आसानी के साथ वहां पे पढ़ सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड आप यूज करते हैं सैफ10 का, तो यकीन मान लीजिएगा जैसे ही आप सैफ10 मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं, आपको वहां पे 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलने वाला है। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं आपने आज के टॉपिक की। और हाँ, एक चीज तो और, अपकमिंग बैचेस की शुरुआत हमारे यहाँ हो चुकी है, तो जल्दी से देर मत करिएगा। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलने वाला है। तो गाइज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और हाँ, तो चले शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। गाइज देखो, मैं आप लोगों को कल की क्लास में आर्टिकल नंबर मतलब कि डीपीएसपी के बारे में पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? डीपीएसपी। तो हमने आपसे बोला था कि मैं डीपीएसपी आपका कंप्लीट करवा दूंगा कल की क्लास में। तो आज मैं आप जो चीजें मैंने बोला था वो आज मैं उसको कंप्लीट कराने आया हूँ। और मैं फिर बता दे रहा हूँ, आपके इस समय पे यूनिट 3 ही कंटिन्यू होगी। बेफिक्र रहिएगा, मंडे टू फ्राइडे यूनिट 3 ही मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप सभी को। तो चले अब हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 36 के बारे में। और डीपीएसपी जिन्होंने अभी तक, प्लीज मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे जो अभी नए बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं या पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी पहले की वीडियो आप जाके देखिए। पहले की वीडियो यानी कि डीपीएसपी को से बेसिक से जो उसकी चीजें हैं मैंने एकदम शुरुआत की है कि डीपीएसपी क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके वेलफेयर स्टेट की फिलॉसफी को, फिर उसमें हम गांधीयन फिलॉसफी, सोशलिज्म फिलॉसफी और लिबरल फिलॉसफी, सारी की सारी चीज़ों को हमने वहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया है और सुप्रीम कोर्ट के केसेस को डिस्कस किया है। और फिर आपको मैंने बोला था कि कल ही कि आपको अब हम आर्टिकल नंबर 36 से शुरू करेंगे। चलो बच्चा, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे अब हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल नंबर 36 की। यहाँ पे मैं बात कर रहा था आर्टिकल 36 की डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में। सुनिएगा कि आर्टिकल 36 में क्या लिखा है। ये डीपीएसपी मैं फिर से बता दूं, पार्ट 4 में है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। और आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51। और मैं आज आपको एक एक आर्टिकल आसानी के साथ बहुत ही इजी वे में समझाने वाला हूँ। चलो, सबसे पहले यहाँ बात हो रही है आर्टिकल नंबर 36 की। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, और स्टेट का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, सेम एज आर्टिकल 12। अब क्या होता है, आर्टिकल 12 क्या है, वहां पे भी स्टेट की मतलब डेफिनेशन के बारे में है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल बॉडीज होती है, तो यही स्टेट है। ठीक है, इसी के बारे में हमने बात किया था आर्टिकल 12 में, और सेम यहाँ पे आर्टिकल 36 में है। और बस फर्क ये है कि आर्टिकल 36 की जो स्टेट ऑफ डेफिनेशन है वो सिर्फ स्टेट को लेकर के, राज्यों को लेकर के बात कर रही है कि सभी राज्य की ये जिम्मेदारी होगी। और और अच्छे से अगर आपको समझना है तो मेरा डीपीएसपी का फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा, पहला पार्ट डीपीएसपी पार्ट फर्स्ट, वहां पे मैंने अच्छे से कवर किया है। चलो, अब आर्टिकल 36 को हमने आपको समझा दिया है, आर्टिकल 37 पे आते हैं। आर्टिकल 37 कह रहा है डीपीएसपी आर इम्पोर्टेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। इट होल्ड दैट डीपीएसपी शुड नॉट बी enforceable by court, but the principle mentioned in the part 4 and nevertheless fundamental is governance of country and it shall be duty of the state to apply these principle is making law। कहने का मतलब है
डीपीएसपी क्या है? देखो, एक जब डिबेट उठी कि डीपीएसपी बड़ा है कि फंडामेंटल राइट्स, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भैया देखो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से, क्योंकि दोनों बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक हमारा बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, तो हम दोनों को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। अलग बात है कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और डीपीएसपी के वायलेशन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्या है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम डीपीएसपी को इग्नोर करते चलेंगे। तो डीपीएसपी के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डीपीएसपी के लिए आपको गवर्नमेंट कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रावधान क्या करे, वो अपने जब नीतियां बनाए, अपने लॉ बनाए, तो उसमें इसको मेंशन कर ले, इसका इम्प्लीमेंट कर ले। आर्टिकल नंबर 37 कहना है। ओके गाइस, तो ये बेसिक चीजें हैं आर्टिकल 36 और 37 के बारे में। चलो आगे हम देखते चलते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल नंबर 38 की। आर्टिकल नंबर 38 कह रहा है स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। यानी कि एकदम साफ साफ यहाँ पे बात हो रही है आर्टिकल 38 की, और 38 में दो क्लॉज है, क्लॉज 1 है और क्लॉज 2 है। उन दोनों क्लॉजेस को हम आपको समझा रहे हैं। साफ साफ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। और क्या क्या सामाजिक, आर्थिक नीचे की बात की जा रही है कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड द पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जा रही है। सबसे पहले आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में कि क्या करेंगे, इसकी स्थापना करना होगा। सोशल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक के बारे में मैंने अच्छे से प्रेम्बल वाले टॉपिक में आप लोगों को कवर किया है। फिर मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 38 क्लॉज 2 की, टू रिमूव इनकम डिसपैरिटी। एकदम साफ साफ देखो बच्चों, एकदम यहाँ पे कोई चीज डाउट नहीं है, तो सारी चीजें को मैं क्लियर करता चलूं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे आर्टिकल 32 में कह रहा है टू रिमूव इनकम डिसपैरिटी, मतलब कि जो ये आय की असमानता है उसको क्या कर दिया जाए, आय की असमानता को, आय की असमानता को क्या कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए। ठीक है, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था, समाज की व्यवस्था की जाए, ऐसा आर्टिकल 38 क्लॉज 1 कह रहा है। ठीक है, तो बेसिक 38 क्लॉज 1, 38 क्लॉज 2। फिर हम यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 39 कह रहा है सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। अब कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिसको स्टेट को फॉलो करना है, देखो इसमें कई क्लॉज हैं। 39A है, 39B है, 39C है, D है, E है और F है। एक एक करके मैं आपको इंग्लिश में पढ़ता जाता हूँ और हिंदी में समझाता जाता हूँ। चलो समझते हैं। यहाँ पे बात हो रही है 39 क्लॉज A की। ठीक है, यहाँ पे बोला है सिटीजन मैन एंड वीमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एजुकेट मींस टू लाइवलीहुड। यानी कि स्त्रियों और पुरुषों के लिए, स्त्रियों और पुरुषों के लिए रोजी रोटी, रोजी रोटी क्या होना चाहिए, के लिए पर्याप्त साधन, स्त्रियों और पुरुषों के लिए रोजी रोटी के लिए पर्याप्त साधन होना चाहिए। सिटीजन मैन एंड वीमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एजुकेट मींस टू लाइवलीहुड, रोजी रोटी के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं 39 क्लॉज बी, यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। साफ साफ कह रहा है 39 बी में यूज ऑफ, यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग। क्या कह रहे हैं ये 39 बी में, देश का जो संसाधन है, संसाधनों का जनहित में प्रयोग, जनहित में प्रयोग। ठीक है, ये सारी चीजें आगे हम देख के चलते हैं 39 क्लॉज सी को, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि उत्पादन के साधनों का भी विकेंद्रीकरण करना है। यानी कि जो चीजें उत्पादन में जो रिसोर्सेज लगते हैं उसका भी विकेंद्रीकरण करना है। अब विकेंद्रीकरण का मतलब मैं फिर से बता दूं कि किसी एक सेंटर के पास शक्तिशाली ना हो या किसी एक व्यक्ति के पास शक्ति ना हो, बल्कि उसको क्या हो, डिसेंट्रलाइजेशन करना हो। तो उसी तरीके से रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के मामले में भी डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण करना है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज सी हो गया। मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो हम यहाँ पे देख के चलते हैं आर्टिकल 39 क्लॉज डी को, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। साफ साफ ये बोल रहा है कि समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए, कार्य के लिए समान वेतन,
सिंपल सी फिलॉसफी है, ठीक है भैया, कि मतलब चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर एक समान कार्य कर रहा है तो उसको वेतन भी एकदम, सैलरी भी क्या मिलनी चाहिए, इक्वल मिलनी चाहिए। तो समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री और पुरुषों को लेकर के, खासकर यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मेन एंड वीमेंस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो ना, जब आप मुझसे फर्स्ट लेक्चर में यानी कि डीपीएसपी पार्ट 1 में जब आप मुझसे पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बोला था ना सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड द वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल। तो बच्चों यही तीनों प्रिंसिपल की यही हमारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हम अपने आर्टिकल 36 से लेकर के 51 में देखते हैं और इसी सारी चीजों को आगे कवर करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। और हाँ, मैं फिर बता दे रहा हूँ, आपकी नेक्स्ट क्लासेस आपकी यूनिट 3 कवर कंटिन्यू की जाएगी, तो बेफिक्र रहिएगा। ओके, तो मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना था डीपीएसपी, तो डीपीएसपी मैंने बीच में आपको कंप्लीट करा दिया। चलो, अब मैं बात कर रहा हूँ 39A की, टू प्रोटेक्ट हेल्थ ऑफ सिटीजन, यानी कि सरकार का एक जिम्मेदारी होगी कि सभी के स्वास्थ्य की वो क्या करे, नागरिकों के स्वास्थ्य की, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करे। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करे। उसके बाद आर्टिकल 39 क्लॉज एफ को हम यहाँ पे देखते हैं, टू प्रोटेक्ट द चाइल्डहुड एंड यूथ अगेन एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल अबेंडमेंट। इसका मतलब होता है बचपन को शोषण से बचाना। किससे बचाना है? शोषण से बचाना, शोषण से बचाना। ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है और एक राज्य की है। लेकिन देखो अलग बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट इसको लागू नहीं करवा सकती पूरी तरीके से, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप, हमने कहा ना, अगर आपके इस राइट का वायलेशन होता है, फंडामेंटल राइट्स का जब वायलेशन होता था, तो आप कहाँ जा सकते थे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन अगर आपके डीपीएसपी का होगा वायलेशन तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, ये चीज है, सरकार की जिम्मेदारी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करे, प्रोविजन डीपीएसपी को वो अपने राज्य में इंप्लीमेंट करे। और आप देख रहे होंगे कितनी शानदार बातें की जा रही हैं और एकदम व्यवहारिक बातें की जा रही हैं, और कहीं ना कहीं समाजवाद की फिलॉसफी, गांधीयन फिलॉसफी और लिबरल फिलॉसफी, तीनों की विचारधाराओं को यहाँ पे समेट करके हमारा डीपीएसपी बनाया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसको हमने कहाँ से ले रखा था? आयरलैंड से ले रखा था। आयरलैंड ने कहाँ से ले रखा था? स्पेन से ले रखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, याद रखिएगा। चलो, अब हम यहाँ पे देखते हैं 39 क्लॉज एफ, सॉरी एफ तो हो गया। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं 39 क्लॉज कैपिटल ए, 39A को देखते चलते हैं। इसको ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को, और इसमें बोला गया था, देखो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री लीगल एड के बारे में बात हो रही है, और उन बच्चों को याद आ गया होगा जिन्होंने मुझसे डीपीएसपी पार्ट फर्स्ट पर रखा है कि क्यों मैं फ्री लीगल एड की बात कर रहा था वहां पे, जब हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल को देख रहे थे। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1976 में अमेंडमेंट किया गया और आर्टिकल 39 में एक नया क्लॉज जोड़ा गया, कैपिटल ए, 39A कह सकते हैं जिनको हम, और वहां पे जोड़ा गया फ्री लीगल एड, यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करना, समान न्याय प्रदान करना। तो निःशुल्क कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करने की बात हो रही है। चलो, आई होप आप लोगों को आर्टिकल 36, 37, 38 और 39 का पूरा क्लॉज क्लियर हो गया होगा। इसको मैं रफ कर देता हूं और मैं आर्टिकल नंबर 40 पे आता हूं। चलो, आर्टिकल नंबर 40 पे आता हूं। आर्टिकल नंबर 40 कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ पंचायत एंड देयर एम्पावरमेंट, यानी कि पंचायतों का गठन पंचायतों का गठन एवं सशक्तिकरण। तो देखिए ये कौन सी प्रिंसिपल है? अगर आपने मुझसे क्या करा होगा, गांधीयन फिलॉसफी पढ़ रखी होगी, टीपीएसपी का पार्ट फर्स्ट पढ़ रखा होगा, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, आर्टिकल 40 की, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत एंड देयर एम्पावरमेंट।
यानी कि पंचायतों का गठन हो और उसका सशक्तिकरण किया जाए। और इसी चीज़ों को लेकर के देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत को लेकर के हमारे संविधान में 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 1992 को, और गांधीयन प्रिंसिपल को माना जाता है, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की जाती है, और फिर क्या पंचायतों के बारे में गठन किया जाता है। और कहीं ना कहीं सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता रखी है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम देख के चलते हैं कि और क्या बात हो रही है। अब आपको मालूम है आर्टिकल 40, तो मैंने आपको समझा दिया। और गठन यानी कि पंचायत से क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, जिस हिसाब से कि केंद्र सरकार होती है, उसके एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं विधायक राज्यों में, तो लोकल लेवल पे भी तो चाहिए। तो हमारे यहाँ पावर को बोला गया है डिसेंट्रलाइज करिए, केवल एक ही आदमी या एक ही संस्था के पास सिर्फ सेंट्रलाइजेशन पावर ना हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो तो सबके पास शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। इससे तानाशाही नहीं आएगी और काम क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो लोकल लेवल पे भी हमारे यहाँ बॉडीज है, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत है कि नहीं है। और मैंने पंचायत पे आप लोगों को लेक्चर दिया है बहुत सब्जेक्ट, 2 घंटे का मैंने लेक्चर डिलीवर किया था, पूरे के पूरे यूनिट 9 जब मैं आपको गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसीज के बारे में पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने आपको 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड द 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। आप ढूंढिएगा, आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और हम लोग इसी तरीके से शानदार तरीके से सारी चीजें यहाँ पे कवर करेंगे। चलो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल नंबर 41। चलो आ जाओ 41 पे देखते हैं। 41 क्या कह रहा है? 41 आर्टिकल कह रहा है हमारा, राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। एकदम साफ कह रहा है, काम का अधिकार हो, ठीक है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार हो, पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, यानी कि इसका मतलब है कि जो वहां पे बेरोजगारी है, बीमारी है, विकलांगता में खासकर उसको क्या हो, वहां पे वो अधिकार प्रोवाइड हो पब्लिक को, राइट टू वर्क, काम का अधिकार होना चाहिए कि नहीं। और जब काम का अधिकार नहीं होगा, जब लोगों के पास काम ही नहीं होगा, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो इसीलिए ये सारी चीजें मांग की जा रही हैं हमारे यहाँ डीपीएसपी के तहत, और ये राज्य सरकारों की क्या है, जिम्मेवारी है। तो राज्य सरकार इसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल है सारी की सारी चीजों को लेकर के। आगे हम देखें, और एक चीज मैं इसी में देख लूं, जो कहते हैं हमारे यहाँ ओल्ड एजेस जो व्यक्ति होते हैं, ओल्ड पर्सन जो होते हैं, उनके लिए भी सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है इसी आर्टिकल 41 के तहत। या जो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, दिव्यांग, जो हैंडीकैप लोग, ठीक है, हैंडीकैप को लेकर के दिव्यांग जन को भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी वो हेल्प करे। तो आर्टिकल 41 के तहत ही देखिएगा सारी की सारी चीजें यहाँ पे बात की जा रही हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आर्टिकल 42 को यहाँ पे हम देखते हैं। आर्टिकल 42 में यहाँ मैंने बोला है कि ह्यूमैनेट कंडीशंस ऑफ वर्क, यानी कि कार्य की मानवीय दशाएं हो, कार्य की क्या हो, जहां पे इंसान कार्य कर रहा हो वो कंडीशन क्या हो, ह्यूमैनिटी कंडीशन हो, मानवीय दशाएं हो। मानवीय दशाएं का मतलब है, मानवीय मानवीय दशाएं का मतलब है कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो जगह भी तो सही ठीक ठाक होनी चाहिए। अब जैसे भाई कोई, मान लीजिए ठंडियों का दिन है, अब आपको कोई एकदम बेहतरीन 0 डिग्री सेल्सियस में आपसे ऐसी जगह काम करवा रहा हो जहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो, या गर्मियों में इस तरीके से काम आपको एकदम काम कराया जा रहा हो जहाँ पे वहां पे दिक्कत हो रही है, तो एक ह्यूमैनिटी कंडीशन होनी चाहिए कि वहां पे इन्वायरमेंट अच्छा हो, आपको सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि इंसान हो, भले आप लेबर हो या कोई वर्कर हो, लेकिन क्या हो, आप हो तो ना इंसान हो, तो आपको क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी ह्यूमैनिटी कंडीशन प्रोवाइड कराना स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और स्टेट गवर्नमेंट को चीजों को आगे देखिएगा, मैटरनिटी लीव के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि मैटरनिटी लीव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 26 वीक है या 24 वीक है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं फिर से आपको क्रॉस चेक करके बता दूंगा कि जो भी हो खैर, तो 24 सप्ताह या 26 सप्ताह की जो छुट्टियां मिलती हैं महिलाओं को, ठीक है, जब प्रेग्नेंट्स वुमेन, जब उनकी डिलीवरी से पहले, ठीक है, और डिलीवरी के कुछ महीने बाद तक उनको छुट्टियां दी जाती हैं कि आसानी के साथ वो चीजें कर ले, और ये आर्टिकल 42 के तहत है, और संसद ने इसके कानून बना करके ऐसा दिया है। मैटरनिटी लीव प्रोवाइड कराती है हमारी संसद, देश की पार्लियामेंट। ओके, चलो मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 42 कवर हो गया। अब हम आगे देख के चलते हैं आर्टिकल नंबर 43 को समझते हैं। आर्टिकल 43 यहाँ पे बात कर रहा है लिविंग वेजेस एक्स्ट्रा फॉर वर्कर, यानी कि मजदूरों को निर्वाह मजदूरी, जो मजदूरी है वो निर्वाह हो, यानी कि इस तरीके से मजदूरी दे दी जाए
कि भैया वो अपनी आजीविका तो चला सके, इतना मिनिमम उनको वेतन मिल जाए, इतनी मिनिमम उनकी मजदूरी वेजेस मिल जाए कि इस तरीके से उनका काम चल सके। ठीक है, तो निर्वाह अपनी जिंदगी को कम से कम क्या कर सकें, जिंदा रहने लायक उनको ऐसी मजदूरी मिलनी चाहिए। पता चला काम कर रहे हैं, मिल रहा है 100 रुपए 50 रुपए, तो 100 रुपए 50 रुपए में क्या होगा एक दिन का, नहीं हो पाएगा ना कुछ। तो इसी तरीके से मिनिमम आज भी देखते होंगे हमारे यहाँ मजदूरी का जो रेट है वो लगभग लगभग फिक्स होता है। आप अपने शहरों में चीज देखते होंगे ना, लेबर का एक रेट फिक्स होता है। तो इसी तरीके से ठीक है, आई थिंक 400 या 500 रुपीज है प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ। तो पता नहीं आपके यहाँ अलग अलग प्राइसेस होते होंगे। चलो, तो 43, तो ये सारी चीजें हो गई। अब उसी के साथ संविधान में अमेंडमेंट किया जाता है, 43A जोड़ा जाता है, 43B जोड़ा जाता है। और ये 43A और 43B बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। 43 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 43A क्या कह रहा है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्रीज, यानी कि उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी हो, मजदूरों की क्या हो, भागीदारी हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आर्टिकल नंबर 43A में है। और वो लोग समझ गए होंगे जिन्होंने मुझसे पहली क्लास की है डीपीएसपी पार्ट 1, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि उद्योगों की भागीदारी के बारे में मैंने कहाँ पे बात की थी, कौन सा फिलोसफर, कौन सी फिलोसफी थी, कौन सा प्रिंसिपल था, ये आप लोग समझ रहे होंगे। अब आर्टिकल नंबर 43B को देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है टू प्रमोट कोऑपरेटिव कम्युनिटीज, यानी कि जो सहकारी संस्थाएं हैं, जो सहकारी चीजें हैं, उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है आर्टिकल नंबर 43B में। और यहाँ पे देखिएगा ये ऐड कब हुआ था कोऑपरेटिव कम्युनिटीज को लेकर के, है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। तो अभी 2011 में 97वां संविधान संशोधन हुआ था और वहां पे आर्टिकल 43B को ऐड किया गया था। चलो आगे देख के चलते हैं हम गैस। 43A वॉज एडेड बाई, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया। ये सारी, और इसको 43 का ए कब ऐड हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को ऐड हुआ था। ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, क्वेश्चंस में भी ऐसा पूछा जा सकता है। चलो आगे हम देख के चलते हैं। आर्टिकल 44 के बारे में क्या बात हुई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। ध्यान में रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन के बारे में बात हो रही है, यही कि समान नागरिक संहिता के बारे में बात हो रही है, समान नागरिक संहिता के बारे में बात हो रही है। चलो, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, अब द प्रैक्टिसेस, उसके बाद हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप समझते हैं थोड़ा सा, ये क्या है। देखिए, देश में माना जा रहा है कि सभी नागरिकों के लिए क्या हो, एक समान तरीके से लॉ हो। ठीक है, अब वो चाहे यहाँ पे वो क्रिमिनल केसेस हो, चाहे वो नॉन क्रिमिनल यानी सिविल केसेस हो। सिविल केसेस क्या होते हैं, मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन रिलेटेड टू रिलीजन है। और द प्रैक्टिसेस विच कम्स अंडर क्राइम्स विल बी मेड बाय आईपीसी, तो ये हमारे क्रिमिनल, जो आईपीसी के तहत चीजें डील की जा रही हैं वो क्रिमिनल हो गए। और जो चीजें हमारे जो सिविल के मामले में देखेंगे, जैसे शादी ब्याह हुआ, डाइवोर्स को लेकर के कानून है, शादी ब्याह को लेकर के है, एडॉप्शन को लेकर के, गोद देने को है, ये सारे के सारे धार्मिक मामले हैं। तो इस चीजों पर बात की जा रही है, क्यों ना हम एक समान कानून लाने की बात कर रहे हैं। और भी बहुत सी चीजें, यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंने बोला था एक बर्निंग इश्यूज है, ज्वलंत मुद्दा है देश के लिए। ठीक है, इसके लिए तो मुझे पूरा का पूरा एक सेपरेट लेक्चर यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो अभी शॉर्ट में इतना देख लीजिएगा, बाकी फिर नई किसी दिन मैं आपको आर्टिकल 44 पूरा 1 घंटे का सेपरेट वीडियो आप लोग को दे दूंगा कि आप समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या एक्चुअली, और कहाँ तक पॉसिबिलिटीज है इसकी, और क्या कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, सब कुछ देखेंगे हम इसको। चलें, फिलहाल तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग कमेंट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा, तो मैक्सिमम लोगों तक मेरा इस वीडियो को पहुंच जाए। अब हम आगे आर्टिकल नंबर 45 को यहाँ पे देख के चलते हैं कि 45 क्या कह रहा है, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 6 ईयर। देखो एकदम साफ साफ बात हो रही है, हमारे यहाँ बोला गया 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देनी होगी। और यही चीज देखिएगा 21 क्लॉज ए में जब हमारे यहाँ जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की जा रही है। तो बिल्कुल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात की गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, क्योंकि ये बच्चे इतने छोटे हैं, इनको अगर हम शिक्षा भी दे देंगे तो आगे चल के ये हमारे क्या होंगे, ये फ्यूचर है भाई, मुस्तकबिल है ये हमारे, ठीक है, देश के। तो इनका हमें अभी से ही रिफॉर्म करना पड़ेगा, अभी से ही एजुकेटेड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग हालत देख ही रहे होंगे ना। मैं एक दिन डेटा देख रहा था कि जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जो जो भीख मांगते हैं ना रोड पे, और ये सारी चीजें हैं,
तो सारी चीज़ें मैं आपको डेटा भी देता रहूँगा बीच बीच में। देखेंगे बहुत अफसोस होता है इन सब चीज़ों के बारे में जान करके कि आज भी हमारे यहाँ लाखों के तादाद में बच्चे भीख मांगते हैं फुटपाथ पे, प्लेटफॉर्म पे, और अलग देखते भी होंगे आप लोग, फील करते होंगे, तो बहुत अफसोस भी होता होगा। इसके पीछे हालांकि बहुत बड़ा एक पूरा का पूरा एक सिस्टम चलता रहता है, भीख मंगवाई भी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल तो कानून का काम है, कानून को अपना काम करे तो बहुत अच्छा होगा। सही ढंग से बच्चों को हम उनके साथ इंसाफ कर सकते हैं अगर हम कानून हमारा एक्टिव हो जाए इस चीज़ पे। चलो, अब हम 46 को यहाँ पे देख के चलते हैं। आई होप बच्चों आपको आर्टिकल 45 तक मैंने समझा दिया। अब आर्टिकल 46 को यहाँ पे देखते हैं। वेलफेयर ऑफ एससी, एसटी एंड ओबीसी के बारे में बात की जा रही है। इसमें प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के बारे में बात की जा रही है। जो भी अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं या पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके प्रमोशन के वेलफेयर यानी कि उनके कल्याण के बारे में बात हो जा रही है कि भैया इनका भी तो कल्याण करिए। ये डिप्राइव सेक्शन है, इनको कल्याण करेंगे, इनका प्रमोशन करेंगे एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ साथ, तो बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो 47 की बात करते हैं। 47 क्या कह रहा है? बैन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड अदर ड्रग प्रोडक्ट मेनली फॉर हेल्थ, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड एंड द लिविंग एंड टू द इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। 47 एकदम साफ साफ कह रहा है हमारे यहाँ शराब तथा अन्य मादक पदार्थों के बिक्री पर क्या होगा? प्रतिबंध होगा। तो अल्कोहल को लेकर के क्या किया गया है? ये अंदर जो ड्रग प्रोडक्ट है उसको बैन करने की बात की गई है। और ये कौन सा फिलॉसफी थी, कौन सा प्रिंसिपल था? गांधीयन प्रिंसिपल था। आपको याद आ रहा होगा ना, गांधी जी ने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, और साथ ही साथ यह वही चीजों को हमारे आर्टिकल नंबर 47 में मेंशन कर दिया गया है। और मेनली फॉर हेल्थ के लिए बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारी की सारी चीजें हेल्थ के लिए ही है और सरकार की जिम्मेदारी होगी। और कई राज्यों में देखिएगा, स्टेट में अल्कोहल वगैरह बैन भी है, जैसे बिहार है, गुजरात है और भी। चलें अब आर्टिकल नंबर 48 को देख के चलते हैं। 48 क्या कह रहा है? 48 कह रहा है प्रोहिबिशंस ऑफ किलिंग ऑफ काउस एंड अदर मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल, यानी कि जो दुधारू पशु हैं इंक्लूडिंग गाय, काऊ को लेकर, ठीक है, उनके किलिंग को प्रोहिबिशन किया जाता है और ये इलीगल है और इसके लिए हमारे यहाँ कानून में सजा का भी प्रावधान है। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ जो भी दूध देने वाले पशु हैं उनको ना किए स्लॉटिंग किया जाए उनके साथ। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें को मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही होंगी तो आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा और आसानी के साथ मैं आपसे आगे बढ़ता हूँ। और आर्टिकल 48 क्लॉज ए यानी कि अमेंडमेंट करके एक नया क्लॉज इसमें जोड़ दिया गया साथ ही साथ, और बोला गया है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, यानी कि एकदम साफ साफ 48 क्लॉज ए में पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बात की गई है। देखो भैया, अब पर्यावरण से मुझे याद आया, मैं आप लोगों की रोज मंडे टू फ्राइडे 10 AM पर मैं क्लास लेता हूँ पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की। तो अगर इस टॉपिक को समझना है तो आप वहां आ जाइए, लेट्स क्रैक एनटीयूडीसी नेक्स्ट चैनल पर। मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ा रहा हूँ बहुत शानदार तरीके से, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों इसको हमारे आर्टिकल में, क्यों हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको जगह दी गई है। ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट को लेकर के, ठीक है, फॉरेस्ट को लेकर के, वाइल्ड लाइफ को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। वहां पे मैं अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ, लगातार मेरी क्लासेस चल रही है। लेकिन यहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात की जा रही है। क्यों भैया? अगर हम पर्यावरण को यहाँ नहीं करेंगे तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि भाई विकास तो करो, खूब विकास करो, लेकिन इन्वायरमेंट को ध्यान में रखो, आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के बारे में ध्यान रखो, रिसोर्सेज को हम पूरी तरीके से मिसयूज न कर लें, यही सब तो इन्वायरमेंट है। और इन्वायरमेंट अगर डिस्टर्ब करेंगे तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या इंपैक्ट होने वाला है भैया? बहुत बुरा प्रभाव होने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे इस सारी टॉपिक को। अब बल्कि इन्वायरमेंट वाले में आ जाइएगा तो मैं बहुत अच्छे से इस टॉपिक पे आपको वहां पे लेक्चर मेरा वहां पे मौजूद है। चलें आर्टिकल नंबर 49 को समझते हैं। 49 कह रहा है टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। कहने का मतलब है जो ऐतिहासिक कलात्मक इमारतें हैं हमारी, जो हमारी धरोहरें हैं, उनको क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, और हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि भैया कि हम भी, आप क्या करिएगा, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या ये सारी चीजें जो ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ भी हो उनके साथ भी प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी, क्योंकि साफ सफाई से लेकर के भी वहाँ हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। हम लोग घूमने जाते हैं ना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गंदगी करते हैं, या कुछ लोग तो देखिएगा अपना प्यार वहां पे सारा उमोड़ के चले आते हैं। वहां पे जाकर के दीवालों पर देखिए टीना मीना ऐसा कुछ नाम लिख देंगे, या क्या बताऊं, मतलब अजीब सी मेंटेलिटी है लोगों की। तो फिलहाल तो प्रोटेक्ट
उसके बारे में बात हो रही है, सरकार की जिम्मेदारी है और यही जिम्मेदारी हमारी जब हम डीपीएसपी में देखते हैं कर्तव्य है कि हम इस चीज की रक्षा करें। ठीक है, चलो तो फिलहाल ये आर्टिकल नंबर 49 हो गया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आर्टिकल 50 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, सपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल पावर, कि जो हमारी यहाँ कार्यपालिका शक्ति है और न्यायपालिका शक्ति को अलग होना चाहिए, कि कोई किसी के काम में इंटरफेयर ना करे। कार्यपालिका अलग तरीके से अपना काम करे, न्यायपालिका अपने अलग तरीके से काम करे, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हम वहाँ पे उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हम आपको समझा रहे हैं, तो समझने की कोशिश करिएगा कि आर्टिकल 50 में क्या क्या बातें हो रही हैं। ओके, अब आर्टिकल 51 को देखते हैं। साफ साफ कह रहे हैं टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना भी ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी के पर्पज से। तो बच्चों देखो, एकदम शॉर्ट में मैंने आपको आर्टिकल 36 से लेकर के 51 आसानी के साथ समझा दिया है। मैं आपसे फिर कहूंगा कि मेरे डीपीएसपी पार्ट 1 को देख लीजिएगा, जिससे आपका बेस क्लियर होगा। डीपीएसपी पार्ट 2 यानी जो मैंने आर्टिकल वाइज डिस्कस किए हैं देख लेंगे। यकीन मान लीजिएगा आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इतने अच्छे से तैयार हो जाएगा कि अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप समझ जाएंगे कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है, क्या इसका आंसर होगा। आई होप बच्चों आपने एंजॉय किया होगा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद है। चलिए अब हम चलते हैं और आप लोग अच्छे से एंजॉय करिएगा, पढ़ाई करिएगा और इस तरीके से पढ़ाई करिएगा कि अनअकैडमी का जो सपना है लेट्स क्रैक इट वाला, तो गैस वाकई लेट्स क्रैक इट हो जाए। तो अभी तक जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, वहां से मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, SAF10 मेरा रेफरल कोड है, जिसकी वजह से गेट 10% ऑफ। यूज माय रेफरल कोड SAF10 एंड गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। और हाँ, स्पेशल फ्री क्लासेस देखने के लिए मेरी, याद रखिएगा, स्पेशल फ्री क्लासेस को भी देखने के लिए आपको अनलॉक करना पड़ेगा। और अनलॉक कैसे होगा? मेरे कोड से, रेफरल कोड से SAF10 वहां यूज करिएगा। फ्री में मेरी क्लास आप ऐप पे भी देख सकते हैं, स्पेशल क्लास। ओके, तो चलें अब आप, मैं फिर बता रहा हूँ कि यूनिट 3 अब नेक्स्ट क्लासेस में कवर करूंगा। शाम वाली बैच में यूनिट 2 कवर करूंगा, यहाँ पे यूनिट 3 चल रही है, तो गैस और स्पेशल क्लास में आपको मैं वहां पे पढ़ाई रहा हूँ। ओके, थैंक यू, चलते हैं, मैं अब फिर मिलता हूँ। ओके गाइस, बाय।